वेलकम टू वॉर ऑफ एस्पायरेंट्स। बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट कॉम्पेरेटिव गवर्नमेंट, तुलनात्मक सरकार। क्वेश्चन आंसर जो होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। ये हमारी पहली क्लास है। अब हम इसमें क्वेश्चंस लेंगे। सबसे पहले लेने वाले हैं हम इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की संसद की संरचना, कार्यों तथा शक्तियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस की संसद की संरचना की बात की जाए, यदि स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ फ्रांस की बात की जाए तो देखिए, पांचवें गणतंत्र 1958 के अनुसार फ्रांस में द्विसदनात्मक संसद है। फ्रांस का जो सबसे नया संविधान बना था वो पांचवा गणतंत्र था, फिफ्थ रिपब्लिक था, 1958 में बना था। इसके प्रथम सदन को राष्ट्रीय सभा, भाई सीधी सी बात है, 1958 के अनुसार जो नया संविधान बना उसमें फ्रांस में दो सदन हैं। ठीक है, ये है बाई कैमरल पार्लियामेंट। फ्रांस हैज़ अ बाई कैमरल पार्लियामेंट एज ऑफ 1958, द फिफ्थ रिपब्लिक। इसके पहले सदन को, द्विसदनात्मक है यानी दो सदन है, तो इसके पहले सदन को कहते हैं राष्ट्रीय सभा यानी नेशनल असेंबली, और इसमें जो दूसरा सदन है उसको कहते हैं सीनेट। जैसे आप इंडिया में भी देख सकते हैं, हमारे यहाँ भी दो सदन हैं, एक निम्न सदन है यानी लोकसभा और एक उच्च सदन है यानी राज्यसभा। हमारी संसद में भी दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, इनके यहाँ नेशनल असेंबली है, राष्ट्रीय सभा है, और जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है, इनके यहाँ पर सीनेट है। ठीक है, its first house is called National Assembly and the second house is called the Senate। अब बात की जाए राष्ट्रीय सभा की, नेशनल असेंबली की, फ्रांस की बात चल रही है, तो देखिए नेशनल असेंबली यानी राष्ट्रीय सभा फ्रांस की संसद का निम्न और लोकप्रिय सदन है। द नेशनल असेंबली इज द लोअर एंड द पॉपुलर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ फ्रांस। यही यहाँ का निम्न सदन है, जैसे हमारे देश में निम्न सदन लोकसभा है। इसका जो गठन होता है, ये कॉन्स्टिट्यूट होती है 5 साल के लिए, 5 वर्ष के लिए इसका गठन होता है, और इसमें सदस्यों की संख्या 577, 577 स्टार लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये संख्या निश्चित नहीं है, ये संख्या बदलती रहती है। नेशनल असेंबली यानी राष्ट्रीय सभा का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की आयु, एज, कम से कम 23 ईयर्स होनी चाहिए। राष्ट्रीय सभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्टली एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र पद्धति के आधार पर होता है। कहने का मतलब जो चुनाव होता है राष्ट्रीय सभा का वो डायरेक्टली होता है, यानी लोग जो मतदाता होते हैं वो सीधे सीधे वोट डालते हैं। और एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र यानी जो निर्वाचन क्षेत्र होगा, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली होगी, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया होगा, एक क्षेत्र से एक पार्टी से केवल एक ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। सिंपल, हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है। ठीक है, The number of members in this is 577. The number of member in National Assembly should be 577 and this number is not fixed, it varies, ये बदलता रहता है। Candidates contesting election in the National Assembly must be at least 23 years of age. The National Assembly is directly elected, मतलब जो National Assembly के लोग होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं on the basis of single member constituency system, यानी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही मेंबर खड़ा होता है। ठीक है, हर एक पार्टी का एक ही मेंबर खड़ा होगा। अब इसमें पहली बार आप, अच्छा तो जैसे चुनाव में खड़े हो गए, अब इसमें होता क्या है, इसमें पहली बार केवल और केवल वही प्रत्याशी निर्वाचित घोषित किए जाते हैं, यानी कहने का मतलब वही प्रत्याशी को जीता माना जाता है जिन्हें कुल निर्वाचनों का पूर्ण बहुमत मिला हो, यानी 50% से ज़्यादा वोट मिले हों। ऐसा होता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे चुनाव हुआ तो जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल गए, जिस कैंडिडेट को, पार्टी की बात नहीं चल रही, कैंडिडेट की बात चल रही है, जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव जीत जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ पर दो फेज़ में ही चुनाव होता है। होता क्या है, जब पहली बार चुनाव होता है तो जिस भी कैंडिडेट को 50% वोट मिल जाता है वो जीता हुआ मान लिया जाता है। लेकिन यानी भाई पूरी ये बहुमत है। ठीक है, यानी जिसको आधे से ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं वो, उसको क्या है, उसको बहुमत मिल गया, बहुत ही लोगों का मत मिल गया। अब जिन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, यानी 50% से कम जिनके रह जाते हैं, उनके लिए फिर से चुनाव होता है। यदि सारे के सारे, अब देखो सिंपल सी बात है, यदि मान लो 4 मेंबर लड़ रहे हैं, उनमें से किसी एक को 50% मिल गए तो वो जीत गया। लेकिन मान लो ऐसा हो गया, एक को 40% मिल गए, ठीक है, एक को 30% वोट मिले, 2 बच गए, उनको 15% वोट मिल गए। इस तरह से यदि हो जाए, किसी को भी 50% ना मिले, तो ज़्यादा तो 40% वालों को मिले, लेकिन वो जीता हुआ घोषित नहीं माना जाएगा, चुनाव फिर से होगा। अब दोबारा जब चुनाव होगा तो उसमें जो जीतेगा वो जीता हुआ माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 फेज़ में चुनाव होता है।
आगे लिखा हुआ है जिन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिलता उनके लिए पुनः चुनाव होता है, और दूसरे चुनाव में केवल वे दल, राजनीतिक दल ही भाग ले सकते हैं जिन्होंने पहले चुनाव में 10% से ज़्यादा वोट प्राप्त किए हों। जिन्होंने पहले वाले चुनाव में 10% से ज़्यादा से कम वोट मिले हैं वो दूसरा वाला फेज में कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते। दूसरे मतदान को साधारण बहुमत की प्रणाली द्वारा संपन्न किया जाता है। साधारण बहुमत का मतलब है जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। ठीक। 18 वर्ष की अवस्था के प्रत्येक फ्रांसीसी नागरिक को मतदान का अधिकार है, यानी 18 वर्ष की अवस्था में फ्रांस में नागरिक को वयस्क मान लिया जाता है, और 18 वर्ष की अवस्था में प्रत्येक जो फ्रांस का जो नागरिक है वो वोट कर सकता है। नेशनल असेंबली जो होती है वो साधारण जनता का प्रतिनिधित्व करती है, और इसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि पहुंचते हैं। जबकि जो सीनेट है, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है, वो स्थानीय समुदाय और जो फ्रांस के बाहर रहने वाले फ्रांसीसी हैं उनका प्रतिनिधित्व करती है। राष्ट्रीय सभा के निर्वाचित सदस्यों में से कोई एक इस सदन का सभापति बनता है। अब जितने भी जो सदस्य हैं वो जीत कर आते हैं या चुन करके आते हैं, उनमें से कोई एक सदन का चेयरमैन बनता है, सभापति बनता है। जैसे हमारे यहाँ स्पीकर होता है, लोकसभा स्पीकर, और यह सभापति इस सदन की अध्यक्षता करता है। सेम चीज इंग्लिश में, इन दिस ओनली दोज कैंडिडेट आर डिक्लेयर्ड इलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम हु गेट एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी, जो इनको एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिलती है, यानी 50% से ज़्यादा वोट मिलते हैं टोटल वोट के। दोज हु डू नॉट गेट एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी आर टू बी री इलेक्टेड, उनके लिए फिर से चुनाव होता है। इन द सेकंड इलेक्शन ओनली दोज पॉलिटिकल पार्टीज कैन पार्टिसिपेट विच हैव सिक्योर्ड मोर देन 10% ऑफ वोट्स इन द फर्स्ट इलेक्शन। द सेकेंड वोटिंग इज डन बाय द सिस्टम ऑफ सिंपल मेजोरिटी, दूसरी बार सिंपल मेजोरिटी के साथ होता है, जिसको ज़्यादा वोट मिल जाएंगे वो जीत जाता है। एवरी फ्रेंच सिटीजन ओवर द एज ऑफ 18 हैज़ द राइट टू वोट। द नेशनल असेंबली रिप्रेजेंट्स द जनरल पब्लिक एंड कंसिस्ट्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल, while the Senate is represented by local communities and the French living outside France। Senate किनको रिप्रेजेंट करती है? द फ्रेंच लिविंग आउटसाइड फ्रांस, जो रहते हैं, जो फ्रेंच लोग जो फ्रांस के बाहर रहते हैं। One of the elected members of the National Assembly becomes the chairman of this house and this chairman presides over this house। और यह सभापति सदन की अध्यक्षता करता है। मेरी स्पीड यदि आपको ज़्यादा लग रही है तो आप इसको प्लेबैक स्पीड से कम कर सकते हैं, और यदि कम लग रही है तो ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लंबा वीडियो होने वाला है, टाइम बहुत लग जाएगा यदि मैं बहुत ज़्यादा इसमें स्लो बोलूँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रीय सभा को, हम नेशनल असेंबली की बात कर रहे हैं, हमारा टॉपिक ही क्या चला है, नेशनल असेंबली। राष्ट्रपति को ये राइट होता है, ये अधिकार होता है कि वह राष्ट्रीय सभा को भंग कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। बट इसके लिए राष्ट्रपति राष्ट्रीय सभा के सभापति से, प्रधानमंत्री से और सीनेट के सभापति से परामर्श लेता है। भंग करने से पहले जो राष्ट्रपति होता है वो प्रधानमंत्री से और निम्न सदन यानी लोअर हाउस जो है, निम्न सदन के सभापति से और सीनेट के सभापति, उसमें भी एक सभापति होता है, इनसे परामर्श लेता है। लेकिन स्वीकृति राष्ट्रपति के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन इनकी स्वीकृति कि ये जब इस बात को स्वीकार करेंगे तो ही राष्ट्रपति कुछ कर पाएगा, वो सलाह ले सकता है, इनसे बातचीत कर सकता है, लेकिन इनकी कोई स्वीकृति आवश्यक नहीं है। राष्ट्रीय सभा के भंग होने के अधिक से अधिक 40 डेज के पश्चात फिर से चुनाव होना होगा। 40 दिन के अंदर अंदर आप फिर से जो है चुनाव करवाना पड़ता है। अब आपने देखा होगा यहाँ लाइन आई है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय सभा के सभापति से भी परामर्श लेता है। अब देखिए, जो परामर्शदात्री अधिकार, एक तरह का अधिकार हो गया कि राष्ट्रपति से सलाह लेगा। अब ऐसा अधिकार, ये परामर्श लेने वाला अधिकार अन्य देश जैसे ब्रिटेन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत है, भारत जैसे देशों के जो सदन के सभापति हैं ना, जो लोकसभा स्पीकर है, उनके पास नहीं है ऐसा अधिकार जैसा फ्रांस के सदन के सभापति के पास है। और ये भी एक बात ध्यान रखनी है, राष्ट्रपति एक वर्ष में राष्ट्रीय सभा को 2 बार भंग नहीं कर सकता। द प्रेसिडेंट ऑफ द फ्रांस हैज़ द राइट टू डिसॉल्व द नेशनल असेंबली, बट फॉर दिस द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस कंसल्ट्स द चेयरमैन ऑफ द नेशनल असेंबली, द प्राइम मिनिस्टर एंड द चेयरमैन ऑफ द सीनेट। इन तीनों से कंसल्ट करता है, बट अप्रूवल इज नॉट नेसेसरी। जरूरी नहीं कि उनका अप्रूवल मिले, प्रेसिडेंट के लिए उनका अप्रूवल नेसेसरी नहीं है। री इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड नॉट मोर देन 40 डेज आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द नेशनल असेंबली। 40 दिन से ज़्यादा समय नहीं हो जाना चाहिए, 40 दिन के अंदर अंदर उसको इलेक्शन को हो जाना चाहिए, डिसॉल्व होने के बाद, भंग होने के बाद। दिस एडवाइजरी पावर, अब यहाँ पर जो एडवाइजरी पावर है, एडवाइजरी पावर के देखिए, हम यहाँ नेशनल असेंबली की बात कर रहे हैं, तो नेशनल असेंबली का जो सभापति है, जो चेयरमैन है, उसके पास एक एडवाइजरी पावर है। वो एडवाइजरी पावर क्या है कि भंग करने के लिए राष्ट्रपति उनसे सलाह मशवरा करते हैं, परामर्श लेते हैं। तो ये वाली जो एडवाइजरी पावर है, ये जो परामर्शदात्री अधिकार है, इज़ नॉट इवन विद द स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ द अदर कंट्रीज। जो और दूसरी कंट्रीज जैसे ब्रिटेन है, भारत है, यूनाइटेड स्टेट्स है, इनके सभापति के पास, इनके लोकसभा स्पीकरों के पास ये पावर नहीं है, जैसी फ्रांस के सदन के सभापति के पास है। द प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द नेशनल असेंबली ट्वाइस इन ईयर, और एक साल में 2 बार उसको भंग नहीं किया जा सकता, राष्ट्रपति 2 बार भंग नहीं कर सकता।
बात करते हैं अधिवेशन की। जो अधिवेशन होते हैं राष्ट्रीय सभा के, जो सेशन होते हैं, राष्ट्रीय सभा के प्रत्येक वर्ष 2 अधिवेशन होते हैं। पहला अधिवेशन 2 अक्टूबर को शुरू होता है और ये 80 दिनों तक चलता है, और दूसरा अधिवेशन 2 अप्रैल को शुरू होता है और जो अधिक से अधिक 90 दिनों तक चलता है। अब बात यह है कि मान लीजिए 2 अक्टूबर को या 2 अप्रैल को छुट्टी वाला दिन हुआ तो फिर क्या होगा, और अगर इन शुरू होने वाली तिथियों में छुट्टी रहे तो फिर अधिवेशन उस अगले दिन से शुरू होगा जो भी वर्किंग डे होगा पहला। उसके बाद मान लीजिए उससे अगले दिन भी छुट्टी तो फिर से अगले दिन, उसके बाद जो भी पहला वर्किंग डे होगा इनके बाद, 2 अक्टूबर के बाद जो भी पहला वर्किंग डे होगा, 2 अप्रैल के बाद जो भी पहला वर्किंग डे होगा उस दिन से वो शुरू होगा। इसके अलावा संसद का अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है। इसके अलावा भी संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है किसी विशेष विषय पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय सभा के बहुमत सदस्यों के निवेदन पर। यदि राष्ट्रीय सभा के जो सदस्य हैं, बहुत सारे सदस्य यानी बहुमत के आधार पर सदस्य ये फैसला करते हैं कि एक विशेष अधिवेशन बुलाना चाहिए, तो प्रधानमंत्री विशेष अधिवेशन बुला सकता है। सेशन, द नेशनल असेंबली हैज़ 2 सेशंस एवरी ईयर। द फर्स्ट सेशन बिगिन्स on October 2 and the last for 80 days, and the second session begins on April 2 and lasts for maximum of 90 days. And if these commencement dates are a holiday, then the session begins on the next day, on the next working day लिखना, then the session begins on the next working day. Apart from this, a special session of parliament can also be called. Special session भी बुलाया जा सकता है। The prime minister can call a special session on the request of the majority of members of the national assembly. द मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स नेशनल असेंबली के कहते हैं कि स्पेशल सेशन बुलाया जाना चाहिए, तो प्रधानमंत्री स्पेशल सेशन बुला सकते हैं टू कंसीडर अ पर्टिकुलर मैटर, किसी विशेष विषय पर विचार करने के लिए। बात करते हैं फ्रांस की राष्ट्रीय सभा का सभापति के बारे में। दूसरे देशों की संसद की तरह फ्रांस की संसद के दोनों सदनों में सभापति भी होता है। राष्ट्रीय सभा के निर्वाचित सदस्यों में से ही कोई एक इस सदन का सभापति बनता है। भाई जो भी लोग राष्ट्रीय सभा में, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, हम वोट देते हैं, जो भी लोग चुन करके आते हैं उन्हीं लोगों में से कोई एक इस सदन का सभापति बनता है, नहीं स्पीकर बनता है। और इसका निर्वाचन, जो इसका चुनाव होता है वो कौन करते हैं, इस सदन के सदस्य ही करते हैं, जो चुनकर आए होते हैं वही लोग इनका चुनाव करते हैं कि भाई हमारे जो है सभापति ये बनेंगे। यह सभापति इस सदन की अध्यक्षता करता है। इसका काम क्या होता है, सदस्यों को, जैसे हमारे आपने देखा होगा लोकसभा स्पीकर का काम क्या होता है, सदस्यों को बोलने की अनुमति देना, सदन के नियमों का पालन करवाना, किसी विषय पर सदन में मतदान करवाना। कोई विषय होता है ना कि उस पर फिर वोटिंग होती है सदन के अंदर, तो उस पर मतदान करवाना, सदन में अनुशासन और शांति व्यवस्था आदि बनाए रखना, ये सभापति के प्रमुख कार्य हैं। चेयरमैन ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस, लाइक द पार्लियामेंट ऑफ द अदर कंट्रीज, देयर इज ऑल्सो ए स्पीकर इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। दोनों ही हाउसेज, चाहे सीनेट हो चाहे राष्ट्रीय सभा हो, दोनों में ही स्पीकर होता है। Only one of the elected members of the National Assembly becomes the chairman of this house, and it is elected by the members of the house only. This chairman presides over this house. ये सभापति सदन की अध्यक्षता करता है। The main functions of the chairman, इसके जो मुख्य कार्य हैं वो क्या क्या हैं, to allow the members to speak, बोलने की अनुमति देना सदस्यों को, to get rules of the house to be followed, जो सदन के नियम हैं उनका पालन करवाना, to vote on any subject in the house, किसी विषय पर सदन में मतदान करवाना, एंड टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड पीस एंड ऑर्डर इन द हाउस, और शांति व्यवस्था बनाए रखना इसके ये प्रमुख कार्य हैं। सीनेट की बात करते हैं। अभी तक हम नेशनल असेंबली की बात कर रहे थे, यानी राष्ट्रीय सभा की बात कर रहे थे, अब इसके उच्च सदन की बात करते हैं, सीनेट। अब देखिए भारत में भी राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है, यहाँ भी अप्रत्यक्ष रूप से ही चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष में डायरेक्ट जनता चुनाव नहीं डालती, जनता ने जिन प्रतिनिधियों को चुन दिया है, ठीक है, वो इसके लिए वोट डालते हैं। जैसे हमारे राज्यसभा के चुनाव होते हैं तो हमने जिनको चुना है, ठीक है, जो भी जितने भी हमने एमपीज़ चुने हैं, एमएलए चुने हैं, आप जानते हैं वो वोट डालते हैं। तो सेम इसी तरह सीनेट का भी अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, डायरेक्ट जनता इसका चुनाव नहीं करती है। सीनेट का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से संपन्न होता है और इसके सदस्यों का चुनाव 9 साल के लिए होता है। हमारे यहाँ राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष होता है, तो इसी तरह यहाँ पर क्या होता है, 9 वर्ष के लिए होता है। इसके सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है, 9 वर्ष के लिए। सीनेट में जो सदस्यों की संख्या वो है 230। सीनेट सदस्य, जो सीनेट का सदस्य होता है वो प्रत्येक 3 वर्ष के बाद अवकाश प्राप्त कर लेता है, हर 3 साल के बाद अवकाश प्राप्त कर लेते हैं, ठीक। इसकी सदस्यता के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। हमारे यहाँ हर 2 वर्ष के बाद अवकाश प्राप्त कर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ऐसे ही सीनेट में हर 3 वर्ष के बाद। सीनेट के सदस्यों में से कोई एक सदस्य इस सदन का सभापति बनता है, जिसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, क्योंकि सीनेट में 1/3 सदस्य 3 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नहीं, यही बात समझ में, देखिए इस बात को समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर थोड़ा सा पेंच है। हमारे जैसे राज्यसभा होता है तो हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो है रिटायर हो जाते हैं, ऐसे सीनेट में है।
जैसे आपने देखा होगा राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, एक स्थायी सदन है, लोकसभा स्थायी सदन नहीं है, अस्थायी सदन होता है वो, ठीक है। सीनेट क्या है, वो एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता, ये कभी ख़त्म नहीं होता भाई। 3 साल के बाद 1/3 सदस्य अपने 9 साल पूरे करके चले गए, फिर कुछ और सदस्य आ गए, वो 9 साल तक रहेंगे। लेकिन जो उसके पहले के सदस्य हैं जिनके 9 वर्ष पूरे हो जाएंगे वो 3 साल के बाद चले जाएंगे। इस बात को समझने की कोशिश करना, अब हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो गया हो ये बात, ठीक है। कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि इसमें हर 3 साल के बाद 1/3 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए सदस्य फिर आते हैं, ठीक है। तो ये कभी भी जो सीनेट होता है वो कभी भी भंग नहीं होता, इसमें हर समय इसमें सदस्य रहते ही रहते हैं। एक सदस्य यदि कोई चुना गया है तो वो 9 वर्ष के लिए चुना गया, ठीक है। अब 9 वर्ष बाद वो सेवानिवृत्त होगा, ठीक, बात आई समझ। लेकिन इसमें अब आपके माइंड में ये बात आएगी यदि 9 वर्ष बाद होगा तो हर 3 साल के बाद कैसे सेवानिवृत्त हो जाते हैं। भाई यहाँ पर ऐसा नहीं होता, इस बात को एक अलग तरीके से आप समझने की कोशिश करिए कि जो व्यक्ति अब 9 वर्ष के लिए चुना गया है, जो व्यक्ति अब 9 वर्ष के लिए चुना गया है उसके तो 9 वर्ष पूरे होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हर 3-3 साल बाद जब कोई, मान लीजिए आज व्यक्ति कोई 9 वर्ष के लिए चुना गया, तो जब वो उसके 3 साल पूरे हो जाएंगे तो उसके अलावा कुछ और अन्य सदस्य, वो नहीं, उसके अलावा कुछ और अन्य सदस्य सेवानिवृत्त हो जाएंगे जिनके 9 साल पूरे हो चुके होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये क्रम चलता रहता है। और इसमें सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और सीनेट के 1/3 सदस्य यानी 1/3 सदस्य 3 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। द सीनेट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, जो सीनेट के सदस्य होते हैं, द मेंबर्स ऑफ सीनेट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड एंड इट्स मेंबर आर इलेक्टेड फॉर 9 ईयर्स, 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सीनेट इज 230। सीनेट मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी 3 ईयर्स, मस्ट बी 35 ईयर ऑफ एज टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, और 35 वर्ष उनकी उम्र होनी चाहिए यदि इसमें पार्टिसिपेट करना है सीनेट में। वन ऑफ द मेंबर ऑफ द सीनेट बिकम्स द चेयरमैन ऑफ दिस हाउस, और इन्हीं सीनेट के सदस्यों में से कोई एक सदस्य इसका सभापति बनता है। अब जो कि वो सभापति बन गया तो वो केवल और केवल याद रखिएगा 3 वर्ष के लिए ही वो सभापति बनता है, ठीक है। Whose term is for 3 years because 1/3 of the members of the Senate retire in 3 years, 3 साल में रिटायर हो जाते हैं। तो इसलिए जो यहाँ का जो सभापति बनता है वो केवल 3 साल के लिए ही बना जाता है, 3 साल बाद फिर से कोई और नया सभापति बनता है, ठीक है। सीनेट के विषय में बात ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं फ्रांस की संसद की शक्तियाँ और कार्य। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ फ्रांस। विधि निर्माण संबंधी शक्ति यानी लॉ मेकिंग पावर। देखिए जो 5वां गणतंत्र है, ये सबसे लेटेस्ट गणतंत्र है, यानी ये सबसे नया संविधान है। जो 5वां गणतंत्र है, पंचम गणतंत्र, इससे पहले 1946 में चतुर्थ गणतंत्र था। तो जो 5वां गणतंत्र है इनका, जो 5th रिपब्लिक है। गणतंत्र का मतलब होता है लोगों का तंत्र, लोगों के द्वारा चलाया जाने वाला तंत्र। गण माने लोग, रिपब्लिक जहाँ लोग अपने लिए शासन करने वाले को चुनते हैं, ठीक है। पंचम गणतंत्र 1958 के संविधान की धारा 3 के अनुसार फ्रांस की जो राष्ट्रीय संप्रभुता है वो जनता में निवास करती है, और जनता अपने मताधिकार, जनता अपने वोट के अधिकार और जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम के द्वारा इसका प्रयोग करती है। जनता द्वारा चुनी गई संसद को राष्ट्र के प्रशासन को चलाने के लिए विधि निर्माण का अधिकार। जब फ्रांस की संसद है वो जनता ने चुनी है, और अब जो जनता ने चुन ली है तो अब जो संसद बनी है उसको राष्ट्र का प्रशासन चलाना है, और विधि निर्माण, विधि का मतलब है कानून निर्माण करने का अब उसको अधिकार है। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है, लेकिन फ्रांस की संसद में जो पारित प्रस्ताव होता है उस पर जनमत संग्रह भी कराया जाता है। ऐसा नहीं है कि फ्रांस की संसद ने पास कर दिया डायरेक्ट पास हो गया, जनमत संग्रह भी होता है, रेफरेंडम भी करा जाता है, लोगों की राय ली जाती है उस पर। अन्य शब्दों में यदि कहा जाए, यदि फ्रांस के दोनों सदनों में कोई विधेयक पास होता है, कोई बिल पास होता है, तो उसे राष्ट्रपति उसे जनमत के लिए भेज सकता है, लोगों के वोटिंग के लिए भेज सकता है। फ्रांस की संसद के पास लॉ मेकिंग पावर होती है। सबसे पहली शक्ति है फ्रांस की संसद की, वो है लॉ मेकिंग पावर। अब अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 5th रिपब्लिक 1958, द नेशनल सोवरेनिटी ऑफ द फ्रांस रिसाइड्स इन द पीपल ऑफ फ्रांस। जो फ्रांस की संप्रभुता है वो जनता में निवास करती है, वहाँ के लोगों की। द पार्लियामेंट इलेक्टेड बाय द पीपल, लोग उसको चुनते हैं पार्लियामेंट को, एंड हैज़ पावर टू मेक लॉज टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन, और उसको पावर देते हैं कि आप एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन को चलाइए, हमारे देश के प्रशासन को चलाइए। बट यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात है, वो कानून नियम तो बनाती है, लेकिन बट अ रेफरेंडम इज ऑल्सो हेल्ड ऑन द रेजोल्यूशन पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ द फ्रांस। उसके ऊपर रेफरेंडम भी होता है। रेफरेंडम का मतलब है लोगों, जनमत संग्रह होता है, लोगों की वोटिंग होती है, उसके ऊपर भी लोगों की सलाह ली जाती है जनता की, तभी कोई बिल पास होता है। जैसे हमारे यहाँ रेफरेंडम नहीं होता है,
कोई भी बिल आता है यदि वो लोकसभा राज्यसभा से पास होता है, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं और फाइनल हो जाता है, लेकिन वहाँ रेफरेंडम होता है। इन अदर वर्ड्स, इफ अ बिल इज पास्ड इन द बोथ द हाउसेज ऑफ फ्रांस देन द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो सेंड इट टू फॉर द रेफरेंडम, उसको रेफरेंडम के लिए भेजा जा सकता है। दूसरी पावर है, क्योंकि देखिए टॉपिक ध्यान रखिए, हम फ्रांस की संसद की शक्तियों और कार्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो कार्य है, दूसरी जो उनकी शक्ति है वो है आय संबंधी कार्य, आय व्यय संबंधी कार्य, यानी इनकम एक्सपेंडिचर रिलेटेड वर्क, ये भी संसद के पास होता है। आवश्यक धन की प्राप्ति कहाँ से होगी और उसे किस प्रकार खर्च किया जाएगा, इन सब बातों का निर्धारण संसद ही करती है। इनकम एक्सपेंडिचर रिलेटेड वर्क, फ्रॉम वेयर द इसेंशियल मनी विल बी रिसीव्ड एंड हाउ इट विल बी स्पेंड, ऑल दीज थिंग्स आर डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। संविधान संशोधन की शक्ति, संविधान संशोधन विधेयक वंस अगेन, संविधान संशोधन की शक्ति, संविधान को संशोधन करने की शक्ति भी पार्लियामेंट के पास होती है, संसद के पास होती है फ्रांस की, पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान संशोधक विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी पहले प्रस्तावित हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो पहले सीनेट में आना चाहिए या पहले राष्ट्रीय सभा में आना चाहिए, वो कोई से भी सदन में आ सकता है। प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति या फिर संसद का कोई भी सदस्य विधेयक प्रस्तुत कर सकता है और यह भी दोनों सदनों में पारित होने के बाद जनमत के लिए भेजा जा सकता है। संविधान संशोधन जो विधेयक होगा, संविधान को संशोधन करने वाला जो विधेयक होगा, उसको अलग अलग दोनों सदनों में पास होने के लिए सदस्यों का 3/5 बहुमत होना चाहिए, यानी 5 में से हर 3 सदस्य उसके लिए एग्री करने चाहिए, तभी संविधान संशोधन विधेयक पास होता है। पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी पावर किसके पास है, फ्रांस की संसद के पास है। ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैन बी फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन ईदर ऑफ द टू हाउसेज, कोई से भी हाउस में पहले आ सकता है, चाहे राष्ट्रीय सभा में आए चाहे सीनेट में आए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। द प्रेसिडेंट और एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का कोई मेंबर या फिर प्रेसिडेंट कैन इंट्रोड्यूस अ बिल, पहले तो प्रस्ताव लाया जाता है ना, ऑन द मोशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर से सलाह करके प्राइम मिनिस्टर के प्रस्ताव पर कोई भी इसमें बिल ला सकता है, प्रेसिडेंट भी ला सकता है या कोई भी मेंबर पार्लियामेंट का, संसद का, दोनों सदनों में से कोई भी सदस्य ला सकता है। इट कैन ऑल्सो बी सेंड फॉर रेफरेंडम आफ्टर बीइंग पास्ड इन बोथ द हाउसेज, जनमत संग्रह के लिए भेजा जा सकता है, जनता की राय के लिए भेजा जा सकता है। फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल टू बी पास्ड इन बोथ द हाउसेज सेपरेटली, अलग अलग, दोनों सदनों में अलग अलग, यानी राष्ट्रीय सभा में भी 3/5 बहुमत होना चाहिए और सीनेट में भी 3/5 बहुमत होना चाहिए, तभी संविधान में संशोधन का विधेयक पास होता है। दोनों सदनों में अलग अलग 3/5 बहुमत होना जरूरी है। वित्तीय कार्य संबंधी शक्ति और कार्य, ये भी पावर फ्रांस की संसद के पास होती है। पावर एंड फंक्शन रिलेटेड टू फाइनेंशियल वर्क, यदि कोई विधेयक वित्त विधेयक है तो वह सबसे पहले राष्ट्रीय सभा में प्रस्तावित होगा। यहाँ पर यह बात ध्यान रखने वाली है, देखिए यदि कोई विधेयक वित्त विधेयक है यानी धन से संबंधित, मनी बिल है, यदि इफ अ बिल इज अ फाइनेंस बिल, नहीं मनी बिल करना, इफ अ बिल इज अ मनी बिल इट विल बी फर्स्ट प्रपोज्ड इंट्रोड्यूस, यहाँ पर कहना इंट्रोड्यूस्ड इन नेशनल असेंबली। इफ अ बिल इज अ मनी बिल इट विल बी फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन नेशनल असेंबली। ध्यान रखना, यदि कोई विधेयक, और सॉरी वित्त विधेयक, धन विधेयक नहीं, माफ कीजिए मैंने गलत बोला, फाइनेंस बिल ही आएगा, फाइनेंस बिल ही आएगा, मनी बिल नहीं, वित्त विधेयक है ये। यदि कोई विधेयक वित्त विधेयक है तो वह सबसे पहले राष्ट्रीय सभा में प्रस्तावित होगा। यदि कोई फाइनेंस बिल है सबसे पहले कहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा, नेशनल असेंबली में होगा। राष्ट्रीय सभा में पास होने के बाद ये दूसरे सदन सीनेट में जाता है। तो याद रखिएगा, यदि कोई फाइनेंस बिल है, वित्त विधेयक है, ठीक है, तो वो सबसे पहले किस में जाएगा, वो सबसे पहले जाएगा सबसे पहले किस में प्रस्तावित होगा, वो राष्ट्रीय सभा में, उसके बाद सीनेट में जाएगा, ठीक है। एंड इट गोज टू द सेकेंड हाउस सीनेट आफ्टर, उसके बाद पास होने के बाद, नेशनल असेंबली में पास होने के बाद कहाँ जाता है, सीनेट में जाता है। इसके अलावा प्रशासन संबंधी कार्य, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड वर्क भी फ्रांस की संसद के पास, ये भी अधिकार है, ये भी शक्ति फ्रांस की संसद के पास है। अन्य देशों की संसदों की ही तरह फ्रांसीसी संसद भी प्रशासन संबंधी नीति का निर्धारण करती है। लाइक द पार्लियामेंट्स ऑफ द अदर कंट्रीज, द फ्रेंच पार्लियामेंट आल्सो डिटरमाइंस द पॉलिसी रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन। भाई सीधी सी बात है, जैसे दूसरे देशों की संसद प्रशासनिक संबंधी नीति बनाती है, फ्रांस की संसद भी बनाती है। फ्रांसीसी संसद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। द फ्रेंच पार्लियामेंट एक्सरसाइजेस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर द नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। महाभियोग, संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाने का भी अधिकार है। इम्पीचमेंट, बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट हैव द पावर टू इम्पीच द प्रेसिडेंट। ये इम्पीचमेंट जानते हैं, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को इम्पीचमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये अभी हमने पहला लॉन्ग क्वेश्चन किया। अब एक बार फिर से बताता हूँ, जिस लॉन्ग क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन हमने सबसे पहले किया है फ्रांस वाला, ठीक है, देखिए ध्यान से। इसके अलावा मैं कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो आपको याद कर लेना है। फ्रांस की संसद की संरचना के बारे में हमने ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन किया है अभी।
फ्रांस की संसद की संरचना, कार्यों तथा शक्तियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड पावर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द फ्रांस। ये क्वेश्चन अभी हमने किया है, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रांस के प्रधानमंत्री की शक्तियों का वर्णन कीजिए, या फिर इसके अलावा आपसे पूछ सकता है पंचम गणतंत्र में मंत्रिमंडल के संगठन, शक्तियों तथा कार्यों पर प्रकाश डालिए। यानी आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है, इन तीनों रूप में ये क्वेश्चन आपको दिख सकता है, ठीक है। बस आपका आंसर एक ही होगा जो हम अभी करने वाले हैं, इस लोगों को और करते हैं हम, ठीक है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, देख लीजिए। चलिए अब चलते हैं हम इसकी आंसर राइटिंग के ऊपर। कहने का मतलब इसमें फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर के बारे में और उसके मंत्रिमंडल के बारे में आपको लिखना है। देखिए, ऐसा मैं इस क्वेश्चन को क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, पूरा तरीके से क्यों नहीं बता रहा हूँ। देखिए, होता क्या है कि जब आप एग्जाम में जाते हैं, जरूरी नहीं है आपको वर्ड टू वर्ड आप याद करके जाएंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें आपको बना के लिखनी पड़ती हैं, ठीक है। इसलिए इस बात को समझ लीजिएगा कि एग्ज़ाम में जब भी आप लिखते हैं तो वहाँ लिखने की कला होती है, उस तरीके से चीज़ों को लिखा कीजिए, और जो शब्द होते हैं वो प्रभावशाली हमारे होने चाहिए। प्रभावशाली शब्द जितने ज़्यादा होंगे उतनी अच्छी हमारा आंसर राइटिंग होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं फ्रांस की शासन व्यवस्था की। सबसे पहले इस क्वेश्चन में फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, जो फ्रांस है, फ्रांस में एक विलक्षण प्रकार की शासन व्यवस्था, विलक्षण मतलब यूनिक, फ्रांस में एक विलक्षण प्रकार की शासन व्यवस्था है। फ्रांस हैज़ अ यूनिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट। अब फ्रांस में ना तो पूर्णतः संसाधात्मक व्यवस्था, ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह वहाँ पर संसाधात्मक व्यवस्था हो। देखिए, संसाधात्मक व्यवस्था क्या होती है? संसदात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। जैसे भारत में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का होता है, वो संसदात्मक व्यवस्था होती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है। फ्रांस में ना तो पूरी तरह संसदात्मक व्यवस्था है कि जहाँ पर राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का हो, ऐसा भी नहीं है, और ना ही फ्रांस में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है जैसे अमेरिका में है, जहाँ पर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद तो होना ही नहीं चाहिए, राष्ट्रपति ही सबसे पावरफुल होता है। द फ्रांस हैज़ अ यूनिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट। देयर इज नीदर अ फुली पार्लियामेंट्री सिस्टम इन फ्रांस वेयर द प्रेसिडेंट शुड बी ओनली अ नॉमिनल हेड, और नोर देयर इज अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अध्यक्षात्मक व्यवस्था का मतलब होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। वहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी नहीं है कि जहाँ पर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होने नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नोट देयर इज अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम इन फ्रांस वेयर देयर शुड बी नो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये होने नहीं चाहिए। दरअसल फ्रांस में क्या है, फ्रांस में अध्यक्षात्मक अर्थात अमेरिका की, संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह, और संसदात्मक यानी ब्रिटेन की तरह शासन का मिश्रण पाया जाता है। आप जानते हैं जो व्यवस्था अमेरिका में है वो है अध्यक्षात्मक, वहाँ पर है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, प्रेसिडेंट के पास पावर जाता है, प्रधानमंत्री का कोई सिस्टम नहीं है। और ब्रिटेन में जो है, ब्रिटेन में है संसदात्मक सिस्टम, ठीक है, ब्रिटेन में संसदात्मक सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है ब्रिटेन में। लेकिन फ्रांस में क्या है, फ्रांस में इन दोनों का मिश्रण पाया जाता है, लेकिन फ्रांस में इनका मिश्रण पाया जाता है, मिक्स पाया जाता है। ये है फ्रांस की जो, इसलिए मैंने सबसे पहले वर्ड यूज़ किया है विलक्षण, एक यूनिक टाइप की व्यवस्था है फ्रांस की, ठीक है। द फ्रांस हैज़ अ मिक्सचर ऑफ प्रेसिडेंशियल दैट इज़ लाइक यूनाइटेड स्टेट्स एंड पार्लियामेंट्री, ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम का मिक्सचर है फ्रांस की व्यवस्था। फ्रांस में एक शक्तिशाली राष्ट्रपति है जो कि अपनी शक्तियों का वास्तविक उपभोग करता है, किंतु साथ ही साथ वहाँ पर प्रधानमंत्री और एक मंत्रिपरिषद भी संवैधानिक रूप से विद्यमान है। अब इसी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के ऊपर शासन के निर्वहन का वास्तविक दायित्व भी है। फ्रांस हैज़ अ पावरफुल प्रेसिडेंट हु एक्सरसाइजेज हिज पावर्स, बट एट द सेम टाइम देयर इज ऑल्सो अ प्राइम मिनिस्टर एंड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कॉन्स्टिट्यूशनली प्रेजेंट। संवैधानिक रूप से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी यानी मंत्रिपरिषद भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, राष्ट्रपति भी है, सबके पास पावर्स भी हैं। एंड द रियल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिस्चार्जिंग द गवर्नेंस रेस्ट ऑन द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के ऊपर मंत्रिपरिषद के शासन का निर्वहन का जो वास्तविक दायित्व है वो किसके ऊपर है, वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है। मंत्रिपरिषद की बात की जा रही है, मंत्रिपरिषद के निर्वहन का जो दायित्व है वो किसके ऊपर है, वो प्रधानमंत्री के ऊपर है। फ्रांस के पंचम गणतंत्र, जी फ्रांस, जब भी फ्रांस का पंचम गणतंत्र की बात आएगी तो ये मानना जो फ्रांस का नया संविधान है, फ्रांस का जो सबसे नया संविधान है वो फ्रांस का पंचम गणतंत्र ही है। फ्रांस के पंचम गणतंत्र के संविधान के अध्याय 3 में सरकार का मतलब है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। यदि सरकार शब्द आता है तो सरकार शब्द से मतलब होता है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, ठीक है। इन चैप्टर 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फिफ्थ रिपब्लिक ऑफ द फ्रांस, गवर्नमेंट मीन्स प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्योंकि मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है, वो जो मंत्रिपरिषद का हेड होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री। इसलिए सरकार के नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रधानमंत्री की शक्तियों को यहाँ पर समझा जाना चाहिए। जब भी सरकार शब्द आता है तो इसका मतलब है, सरकार शब्द का मतलब होता है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद।
फ्रांस के संविधान के अध्याय 3 के अनुच्छेद 20 में यह कहा गया है कि फ्रांस की सरकार राष्ट्र की नीति का निर्धारण करती है और राष्ट्रीय सुरक्षा के विभिन्न मामलों को देखती है तथा प्रशासन और बाह्य सुरक्षा उसके विशिष्ट दायित्व हैं। देखिए क्या कहा गया है अनुच्छेद 20 में ये कहा गया कि फ्रांस की सरकार, तो यहाँ फ्रांस की सरकार से मतलब है कि फ्रांस के राष्ट्रपति और उसका मंत्रिमंडल, इसका मतलब ये समझा जाना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। जब भी सरकार शब्द आएगा तो उसका मतलब है फ्रांस के प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल ही राष्ट्र की नीति का निर्धारण करते हैं और राष्ट्रीय जो सुरक्षा है उसके मामलों को भी यही लोग देखते हैं। लेकिन ये मत समझना कि इससे आप ये मत समझना प्राइम मिनिस्टर की पावर बहुत ज़्यादा, प्राइम मिनिस्टर की पावर बहुत ज़्यादा नहीं है। आगे आप समझेंगे प्राइम मिनिस्टर की बहुत ज़्यादा पावर्स नहीं है, प्रेसिडेंशियल पावर बहुत ज़्यादा है, ये भी आप आगे जानेंगे। Since the Prime Minister is the head of the Council of Ministers, the powers of the Prime Minister is as the head of the government should be understood। ठीक है, यदि बात की जाए सरकार की तो सरकार का मतलब समझना चाहिए प्राइम मिनिस्टर की पावर। आर्टिकल 20 ऑफ द चैप्टर 3 ऑफ द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स, जो आर्टिकल 20 है, अध्याय 3 का आर्टिकल 20 है फ्रेंच के संविधान का, वो ये बात स्टेट करता है, वो ये बात कहता है दैट द गवर्नमेंट ऑफ द the government of the France determines the policy of nation and looks after various matters of national security and administration, and external security are its specific responsibilities। प्रशासन और बाहरी सुरक्षा उसके विशिष्ट दायित्व हैं। बात करते हैं मंत्रिमंडल के संगठन की। देखिए पंचम गणतंत्र जो नया संविधान है फ्रांस का, पंचम गणतंत्र में प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति का पूरा अधिकार राष्ट्रपति के हाथ में। देखिए आ गई ना फिर वही बात कि प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल की जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति का जो अधिकार है वो किसके हाथ में है? राष्ट्रपति के हाथ में है। अब धारा 8 के अनुसार राष्ट्रपति सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और फिर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। राष्ट्रपति ही करता है उनकी नियुक्ति। राष्ट्रीय सभा का विश्वास प्राप्त करना प्रधानमंत्री के लिए आवश्यक नहीं है। दरअसल बात को थोड़ा सा आसानी से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए हुआ है यहाँ पर बात क्या है, इससे पहले 1946 में जब चतुर्थ गणतंत्र था, थोड़ा नीचे आइए, यहाँ पर पहले क्या होता था, राष्ट्रपति सबसे पहले प्रधानमंत्री को मनोनीत करता था। मनोनीत का मतलब था नॉमिनेट करता था, ठीक है, वो नॉमिनेट कर देता था कि ये प्रधानमंत्री ये नॉमिनेट कर दिया। तो नॉमिनेट करने के बाद, मनोनीत करने के बाद अब उस व्यक्ति को राष्ट्रीय सभा में जाना होता था। राष्ट्रीय सभा वे सदस्य जो वोट से द्वारा चुन के आए हैं, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा में MP चुन के आते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आते हैं। तो उस व्यक्ति को जाना पड़ता था किनके समक्ष? राष्ट्रीय सभा में जाना पड़ता। उनका विश्वास प्राप्त करना होता था कि जो सबसे ज़्यादा लोग किसको चुनते हैं, अब वे लोग किसको मानते हैं अपना प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति तो मनोनीत कर देगा, राष्ट्रपति नॉमिनेट कर देगा, मान लीजिए राष्ट्रपति ने 3 लोग नॉमिनेट कर दिए, तो अब उसको विश्वास, अब जो व्यक्ति नॉमिनेट हुआ है प्रधानमंत्री पद के लिए, ये चतुर्थ गणतंत्र की बात कर रहा हूँ मैं। चतुर्थ गणतंत्र में क्या, उस समय का जो संविधान था उस समय क्या होता था, 1946 का जो चतुर्थ गणतंत्र का संविधान था। तो सर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 3 व्यक्ति को नॉमिनेट कर दिया राष्ट्रपति ने, तो अब 3 व्यक्तियों को जो है विश्वास जीतना पड़ेगा किसका? नेशनल असेंबली का, राष्ट्रीय सभा के जो सदस्य हैं उनका। तो राष्ट्रीय सभा में जाकर विश्वास प्राप्त उनको करना होता था। और राष्ट्रीय सभा का विश्वास जब उसे, अब जिस भी सदस्य को जिस भी नॉमिनेट सदस्य को, प्रधानमंत्री पद के लिए नॉमिनेट सदस्य को जिसको भी राष्ट्रीय सभा का विश्वास प्राप्त हो जाता था, तो फिर उसकी सिफारिश पर मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, वो प्रधानमंत्री बन गया भाई, उसको विश्वास प्राप्त हो गया उनका, और फिर उस प्रधानमंत्री की सिफारिश पर सदस्यों, राष्ट्रीय सभा के सदस्यों में से ही सदस्यों की फिर नियुक्ति होती थी राष्ट्रपति के द्वारा, मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की नियुक्ति होती थी। कहने का मतलब क्या हुआ, इस प्रकार प्रधानमंत्री की नियुक्ति का जो अंतिम अधिकार था वो राष्ट्रीय सभा के हाथ में था। यानी 3 व्यक्ति आए हैं, अब राष्ट्रीय सभा किसको अपना कॉन्फिडेंस देगी, किसको चुनती है उन तीनों में से? राष्ट्रीय सभा के सदस्य चुन करके आए हैं, वो किनको चुनते हैं? प्रधानमंत्री। तो कहने का मतलब प्रधानमंत्री चुनने का जो पूरा अधिकार था, पावर थी, वो किसके हाथों में चली गई थी? राष्ट्रीय सभा के हाथों में थी, चतुर्थ गणतंत्र के अनुसार। लेकिन अभी थोड़ा ऊपर आइए, अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ धारा 8 के अनुसार राष्ट्रपति सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, मनोनीत नहीं है, नॉमिनेट नहीं है, नियुक्ति कर देता है। और उसके बाद फिर अन्य सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, जो अन्य मंत्रिपरिषद के सदस्य बनते हैं, जो मंत्रिपरिषद बनती है, जो मेंबर ऑफ काउंसिल बनती है, ठीक है, उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। राष्ट्रीय सभा का विश्वास प्राप्त करना प्रधानमंत्री के लिए अब आवश्यक नहीं है। संविधान की धारा 23 ने अब यह अनिवार्य कर दिया कि वह मंत्रिमंडल के सदस्य हो ही नहीं सकते। अब यहाँ पर एक मजे वाली बात यह है कि अब वो मंत्री, जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा वो मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं हो सकते और न ही कोई सरकारी अथवा गैर सरकारी नौकरी या व्यवसाय कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो व्यक्ति चुन करके आता है, जो अब
पहले की तरह राष्ट्रसभा नहीं चुनती, राष्ट्रसभा का कॉन्फिडेंस गेन नहीं करना पड़ता प्रधानमंत्री को, अब राष्ट्रपति खुद नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री की। ठीक है, चतुर्थ गणतंत्र में क्या होता था, उसे राष्ट्रसभा में जाकर विश्वास प्राप्त करना होता था। Organization of the cabinet. In the Fifth Republic, the full power of the appointment of the Prime Minister and the member of his cabinet rest in the hand of President. According to the Section 8, the President first appoints the Prime Minister, and then the other member of the Council of Ministers are appointed by the President on the recommendation of Prime Minister. Prime Minister की recommendation पर जो अन्य मंत्री परिषद है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो उनको भी कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ही करता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द प्राइम मिनिस्टर टू गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ नेशनल असेंबली। अब प्राइम मिनिस्टर के लिए जरूरी नहीं है कि उसको नेशनल असेंबली का कॉन्फिडेंस गेन करना हो, वहाँ पर विश्वास जाकर हासिल करना हो। आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नाउ मेड इट मैंडेटरी दैट ही कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ कैबिनेट, नोर कैन ही डू एनी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जॉब और बिजनेस। विद दिस द फोर्थ रिपब्लिक, लेकिन फोर्थ रिपब्लिक में क्या होता था, द प्रेसिडेंट यूज टू फर्स्ट नॉमिनेट द प्राइम मिनिस्टर एंड नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर यूज टू गो टू द नेशनल असेंबली टू गेट कॉन्फिडेंस, एंड व्हेन द कॉन्फिडेंस ऑफ द नेशनल असेंबली वाज गेन्ड बाय हिम, जब वो उनका विश्वास प्राप्त कर लेता था, द अदर मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट वर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन हिज रिकमेंडेशन। पहले होता क्या था कि जा करके विश्वास प्राप्त करना पड़ता था, लोगों को अपनी तरफ करना पड़ता था कि मुझे बहुमत के आधार पर आप चुनिए, राष्ट्रसभा को कहता था इन दो को रहने दीजिए। तो लोगों को जो भी कॉन्फिडेंस गेन कर लेता था जाकर के राष्ट्रसभा में, वो प्रधानमंत्री बनता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। संविधान की, अब देखिए, लेकिन अब एक बात समझने वाली है, देखिए संविधान की दृष्टि से प्रधानमंत्री या अन्य किसी मंत्री के लिए आवश्यक नहीं था कि वह संसद का ही सदस्य हो, लेकिन मंत्रिमंडल की स्थिर। अब होता क्या था, जब उस समय, ये चतुर्थ गणतंत्र की बात चल रही है, संविधान की दृष्टि से उस समय प्रधानमंत्री या किसी अन्य मंत्री के लिए उस समय यह आवश्यक नहीं था कि वह संसद का ही सदस्य हो, लेकिन मंत्रिमंडल की स्थिरता लाने के लिए राष्ट्रसभा के बहुमत का समर्थन तो आवश्यक था। इसलिए मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है, और यह और एक बात और ध्यान रखना, ये बात अलग है उससे ऊपर वाली बात से, मंत्रिपरिषद के सदस्य उनकी जो संख्या होती है वो निश्चित नहीं है। जो काउंसिल ऑफ मेंबर्स बनते हैं, जो मंत्री बनते हैं, उनके सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं होती है, ये परिवर्तनशील है। जरूरी नहीं है कि भाई 20 मंत्री बनेंगे, 22 मंत्री बनेंगे, ये परिवर्तनशील है, ये वेरिएबल है, ये चेंज होती रहती है। उसकी संख्या प्रधानमंत्री द्वारा निश्चित की जाती है, और प्रशासकीय विभागों का विभाजन भी प्रधानमंत्री द्वारा दिया जाता है। किसको कौन सा विभाग दिया जाएगा, ये भी प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है। यहाँ पर एक लाइन ऊपर आई है, शायद यह ना समझ में आई हो, संविधान की दृष्टि से प्रधानमंत्री या अन्य किसी मंत्री के लिए आवश्यक नहीं था कि वह संसद का ही सदस्य हो, लेकिन मंत्रिमंडल में स्थिरता लाने के लिए, यहाँ पर एक चीज़ है, एक लाइन छुटी हुई है, लेकिन मंत्रिमंडल में स्थिरता लाने के लिए जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता था वो होता ही सदस्य था किसका, राष्ट्रसभा का, चतुर्थ गणतंत्र में। इस बात को थोड़ा आसानी समझिए, यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, यहाँ पर आपको लाइन पूरी करनी है, वह संसद का ही सदस्य हो, लेकिन मंत्रिमंडल की स्थिरता के लिए व्यवहारिक रूप में, प्रैक्टिकली व्यावहारिक रूप में वह राष्ट्रसभा का ही सदस्य होता था। ये इस बात में लिख लेना। दरअसल होता क्या था, ध्यान से सुनिए बात को। मैंने अभी आपको बताया, थोड़ी सी बात बता रहा हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ गणतंत्र का जो संविधान था, मैंने अभी आपको बताया कि उसको विश्वास हासिल करना पड़ता था जाकर के राष्ट्रसभा के सदस्यों का। तो होता क्या था कि राष्ट्रसभा के जनरली या प्रैक्टिकली, अब कहने को तो यह है कि भाई जरूरी नहीं है कि वो राष्ट्रसभा का सदस्य हो, कोई भी हो, बस जाके विश्वास हासिल कर ले, जिसको राष्ट्रपति नॉमिनेट कर दिया हो, लेकिन राष्ट्रपति भी उसी को नॉमिनेट करते थे जो राष्ट्रपति को लगता था कि ये व्यक्ति विश्वास हासिल कर लेगा, और वो व्यक्ति ज़्यादातर होते थे राष्ट्रीय सभा के ही सदस्य। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय सभा जो होती थी, यदि वो राष्ट्रसभा का सदस्य नहीं है तो बाहरी किसी व्यक्ति को कॉन्फिडेंस नहीं देती थी। तो प्रैक्टिकली होता यही था, प्रैक्टिकली वो व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बनता था, प्रैक्टिकली रूप से, नियम तो ये है कि वो जरूरी नहीं है कि उसका सदस्य हो, नियम कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो राष्ट्रसभा होती थी वो अपना कॉन्फिडेंस देती ही उस व्यक्ति को थी जो चुन करके आया हो, जो राष्ट्रीय सभा का ही सदस्य हो। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये बात, ये जो लाइन है उस संदर्भ में लिखी हुई है। Thus, the final authority for the appointment of the Prime Minister was in the hands of National Assembly. Constitutionally, it was not necessary for the Prime Minister or any other minister to be member of Parliament, but for the stability of the cabinet, the support of the majority of the National Assembly was necessary. लेकिन स्टेबिलिटी के लिए, कैबिनेट की स्टेबिलिटी के लिए, सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द नेशनल असेंबली वाज नेसेसरी। द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज नॉट फिक्स्ड, इट इज़ वेरिएबल, ये बदलती रहती है, एंड इट्स नंबर इज डिसाइडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, एंड द डिवीजन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की किसको कौन सा विभाग मिलेगा इज ऑल्सो डन बाय द प्राइम मिनिस्टर। फ्रांसीसी मंत्रिमंडल की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ द फ्रेंच कैबिनेट।
मिश्रित प्रकृति, सबसे पहली विशेषता है फ्रांसीसी मंत्रिमंडल की, वो है मिश्रित प्रकृति, मिक्स्ड नेचर। थोड़ा हम स्पीड के साथ करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। फ्रांस में देखिए बहुत सारे राजनीतिक दल हैं। देखिए फ्रांस में मिश्रित प्रकृति क्यों है? फ्रांस में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। अब होता क्या है, इसकी वजह से किसी भी दल को राष्ट्रसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता। जब बहुत सारे दल हैं, बहुत सारी पार्टीज़ हैं, तो होता ये है कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, पूर्ण बहुमत किसी को प्राप्त नहीं होता। अतः अनेक दलों के मिले जुले मंत्रिमंडल को ही संसद में विश्वास प्राप्त हो सकता है। अब इससे परिणाम ये होता है कि मंत्रिमंडल में अनेक दलों तथा विरोधी विचारधाराओं के सदस्य रहते हैं। इसीलिए फ्रांसीसी मंत्रिमंडल मिश्रित प्रकृति का होता है, क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, किसी को भी पूर्ण बहुमत मिलता नहीं है, सब मिली जुली सरकार बनती है। मिक्स्ड नेचर, देयर आर मैनी पॉलिटिकल पार्टीज इन फ्रांस ड्यू टू विच नो पार्टी गेट्स अ क्लियर मेजोरिटी इन द नेशनल असेंबली। देयरफॉर only a mixed cabinet of several parties can get confidence in parliament. So the result is that there are the members of many parties and opposing ideologies in the cabinet. कैबिनेट में बहुत सारे अलग अलग पार्टियों के मेंबर और सदस्य होते हैं, अलग अलग विचारधाराएं उनकी होती हैं। सो द फ्रेंच कैबिनेट इज ऑफ मिक्स्ड नेचर। इसीलिए फ्रांस की जो मंत्रिमंडल है फ्रांस का, वो मिश्रित प्रकृति का होता है। अलग अलग पार्टियों के उसमें लोग होते हैं, सबकी विचारधाराएं अलग अलग होती हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व की कमी, लैक ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। सीधी सी बात है, जब क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक दल हैं और मंत्रिमंडल में अलग अलग दलों के सदस्य होते हैं, तो सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं होगी। हर दल एक दूसरे के ऊपर जो है जिम्मेवारी डाल देता है। फ्रांस में भी, वैसे तो फ्रांस में भी ब्रिटेन की तरह सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को बनाया गया है कि भाई यदि कोई उत्तरदायित्व होता है, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो सभी की होती है। लेकिन वास्तव में यह उत्तरदायित्व व्यक्तिगत हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे दलों के सदस्यों से बने मंत्रिमंडल के कारण किसी मूल विषय के विरुद्ध नहीं, बल्कि किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अविश्वास प्रकट किया जाता है। फिर ऐसा यहाँ पर होता क्या है कि यदि कोई भी गड़बड़ होती है या कोई भी ऐसा कार्य हो जाता है जिसकी आलोचना की जाए, तो फिर वो आलोचना जो होती है वो किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध हो जाती है, किसी दल विशेष के विरुद्ध होती है। सामूहिक उत्तरदायित्व उसका कोई भी नहीं लेता, गवर्नमेंट नहीं लेती। आप सरकार, क्योंकि सरकार जो बनी हुई है वो तो मिक्स बनी हुई है, मिश्रित होकर बनी हुई है, अलग अलग दलों के लोगों से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। गठबंधन की सरकार ऐसे समझिए। तो जब जो गठबंधन की सरकार है, तो उसमें जो है कोई भी सामूहिक रूप से रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, बस किसी भी एक पर जो है अविश्वास प्रकट कर देते हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अविश्वास प्रकट करने की स्थिति बन जाती है। लैक ऑफ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ बीन मेड इन फ्रांस लाइक ब्रिटेन। वहाँ बनाई तो गई है, लेकिन बट रियलिटी ये है, दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी बिकम्स पर्सनल बिकॉज द कैबिनेट मेड ऑफ मेंबर्स ऑफ मैनी पार्टीज। डिस्ट्रस्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड नॉट अगेंस्ट एनी कोर इशू, किसी कोर इशू के अगेंस्ट वहाँ पर डिस्ट्रस्ट नहीं होता, अविश्वास प्रकट नहीं होता, बल्कि अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन, एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट डिस्ट्रस्ट होता है, अविश्वास प्रकट किया जाता है। ढीला ढाला संगठन, ब्रिटेन में मंत्रिमंडल एक संगठित इकाई के रूप में होता है। जो ब्रिटेन है वहाँ का मंत्रिमंडल संगठित इकाई के रूप में होता है। इसके सदस्यों के विचारों में एकता रहती है तथा एकता को कायम रखने के लिए सदस्यों पर कठोर अनुशासन भी रखा जाता है। ये ब्रिटेन की बात है। लेकिन फ्रांस में मंत्रिमंडल को एक संगठन के रूप में विरोध का सामना ही नहीं करना पड़ता, क्योंकि वही बात है, बार बार हर पॉइंट में वही बात है, मिली जुली सरकार है, किसी एक को आप कह नहीं सकते, हर दल एक दूसरे के ऊपर जिम्मेवारियां डाल देता है। लेकिन फ्रांस में मंत्रिमंडल को एक संगठन के रूप में विरोध का सामना, यदि मान लीजिए फ्रांस में यदि सरकार का विरोध होता है, तो वहाँ पर एक ग्रुप के पूरी की पूरी किसी एक पार्टी को विरोध का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि वहाँ एकता और अनुशासन का ही अभाव है। तो वहाँ किसी एक का विरोध नहीं होता। मान लीजिए, सपोज करिए, आप ये बात समझिए, 3 पार्टियों की मिली जुली सरकार है, तो आप जो अपोज करेंगे, विरोध करेंगे, यदि जनता किसी कार्य का विरोध भी करती है, तो किसका करेगी? वहाँ संगठित रूप से किसी का विरोध हो ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ एकता और अनुशासन का अभाव है। नॉट अ यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन। इन ब्रिटेन द कैबिनेट इज इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनाइज यूनिट एंड देयर इज अ यूनिटी इन द व्यूज ऑफ इट्स मेंबर। ये ब्रिटेन की बात है। एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इज कैप्ट ऑन द मेंबर्स टू मेंटेन यूनिटी, ब्रिटेन में। लेकिन बट इन फ्रांस द कैबिनेट एज एन ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट फेस अपोजिशन एंड दे लैक यूनिटी एंड डिसिप्लिन। प्रधानमंत्री की दुर्बल स्थिति। पंचम गणतंत्र में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की आधारशिला नहीं रह गया है। मिश्रित संगठन के कारण मंत्रिमंडल के सदस्यों पर उसका वैसा नियंत्रण नहीं रहता जिस प्रकार का नियंत्रण ब्रिटिश प्रधानमंत्री का होता है। राष्ट्रपति की शक्ति ज़्यादा होती है और राष्ट्रपति की इस बढ़ी हुई शक्ति ने उसके महत्व को घटा दिया है। वीक पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर इज नो लॉन्गर द
cornerstone of the cabinet in the Fifth Republic. Due to the mixed organization, he does not have the same control over the members of the cabinet as British Prime Minister has. The power of the president is more, and this increased power of the president has reduced its importance. कमजोर मंत्रिमंडल, अगली जो विशेषता है, अगली जो मंत्रिमंडल की विशेषता वो इनकी है, कमजोर मंत्रिमंडल इनका है। चतुर्थ गणतंत्र में मंत्रिमंडल राष्ट्रीय सभा की हाथ की कठपुतली थी। जो चौथा गण, मैंने बताया ना कि वहाँ पर तो राष्ट्रीय सभा चुनती थी कि किसको उसको कॉन्फिडेंस देना, वो प्रधानमंत्री बनता था। चतुर्थ गणतंत्र में तो मंत्रिमंडल राष्ट्रीय सभा के हाथ की कठपुतली थी, और पंचम गणतंत्र में राष्ट्रीय सभा के दबाव को तो कम कर दिया गया क्योंकि अब उनका कॉन्फिडेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मंत्रिमंडल पर राष्ट्रपति के नियंत्रण को बढ़ा दिया गया है। अब राष्ट्रपति का नियंत्रण बढ़ गया है, अतः अब मंत्रिमंडल राष्ट्रीय सभा और राष्ट्रपति के बीच दबाव, अब जो मंत्रिमंडल है वो राष्ट्रीय सभा और राष्ट्रपति के दबाव के बीच में काम करता है। वीक कैबिनेट, इन द फोर्थ रिपब्लिक द कैबिनेट वॉज ए पपट ऑफ in the hands of the National Assembly, and in the Fifth Republic the pressure of the National Assembly has been reduced but the President's control over the cabinet has been increased. Therefore now the cabinet works between the pressure of the National Assembly and the President. अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियों की। अनुच्छेद 12 के अनुसार प्रधानमंत्री शासन का मुख्य संचालक है। शासन के संचालन में राष्ट्रपति का दाहिना हाथ है। राष्ट्रपति अपने मुख्य अधिकारों का प्रयोग उसी के माध्यम से करता है, प्रधानमंत्री के माध्यम से वो काम करवाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का मुख्य परामर्शदाता है और उसके परामर्श से ही राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा कर सकता है और राष्ट्रीय सभा को भंग कर सकता है। वह समय और आवश्यकता के अनुसार राष्ट्रपति के स्थान पर स्वयं ही राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी परिषदों और समितियों की अध्यक्षता कर सकता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है और उसकी मंत्रणा पर वह उन्हें पदच्युत भी कर सकता है, उनको हटा भी सकता है। According to the Article 12, the Prime Minister is main director of the government. It is the right hand of the President in the conduct of governance. The President exercises his main powers through him. The Prime Minister is the chief advisor to the President. The President can, in consultation with him, declare a state emergency and dissolve the National Assembly. He can himself preside over the councils and committees on national security in place of the president as per the time and need. यानी यदि आवश्यकता होगी तो वो राष्ट्रपति के स्थान पर खुद ही राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी जो समितियां हैं उनकी अध्यक्षता कर सकता है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर्स ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑन हिज एडवाइस। ही कैन ऑल्सो रिमूव दैम, उनको पदच्युत भी कर सकता है, हटा भी सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की गुप्त बैठकों की अध्यक्षता करता है। यदि मंत्रिमंडल बात से पूछा जाए मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, मंडल 2 बार लिखा हुआ है, मिसटाइप यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की गुप्त बैठकों की अध्यक्षता करता है और उसको नेतृत्व प्रदान करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद का सभापतित्व करने के लिए अधिकार दे सकता है। यदि राष्ट्रपति कहे प्रधानमंत्री को कि मंत्रिपरिषद का आपको सभापतित्व करना है, ठीक है, तो उसका भी अधिकार राष्ट्रपति इसको दे सकता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है और राज्य के सशस्त्र बल को आवश्यक निर्देश भी दे सकता है प्रधानमंत्री। और संसद का सदस्य नहीं होते भी, आप जानते हैं संसद का सदस्य नहीं होता है क्योंकि राष्ट्रपति इसको बनाता है और ये उनमें से सदस्य नहीं होता है जो संसद के लोग चुन करके आए होते हैं। संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी वह दोनों सदनों में बैठने और बोलने का अधिकार होता है प्रधानमंत्री को। यह सरकार का प्रमुख प्रवक्ता है और वह अपने कुछ कामों को अन्य मंत्रियों को सौंप सकता है। द प्राइम मिनिस्टर प्रिसाइड्स ओवर द सीक्रेट मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट एंड प्रोवाइड्स लीडरशिप टू इट। लेकिन चतुर्थ गणतंत्र में जो है वो संसद का सदस्य होता था। चतुर्थ गणतंत्र जब प्रधानमंत्री बनता था, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस लेना होता था उसको राष्ट्रीय सभा का, तो वे लोग संसद के किसी सदस्य को ही कॉन्फिडेंस देते थे। लेकिन अभी क्योंकि प्रधानमंत्री डायरेक्ट बना देता है तो अभी ऐसा नहीं है कि इसको संसद का सदस्य होना है। ठीक है, बात ही समझ में, ये बात ध्यान रखिए यदि कभी कन्फ्यूजन हो रहा हो। द प्राइम मिनिस्टर प्रिसाइड्स ओवर द सीक्रेट मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट एंड प्रोवाइड्स लीडरशिप टू इट। द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो एम्पावर द प्राइम मिनिस्टर टू प्रिसाइड ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल सिक्योरिटी एंड ही कैन गिव नेसेसरी डायरेक्शंस टू द armed forces of the state. Even though he is not a member of parliament, he has the right to sit and speak in both the houses. He is the chief spokesperson of the government and he can delegate some of his work to other ministers. वह अपने कुछ कामों को अन्य मंत्रियों को भी सौंप सकता है। फ्रांस में प्रधानमंत्री की स्थिति क्या है?
प्रधानमंत्री की शक्तियां वैसे तो विस्तृत हैं, लेकिन उनकी कुछ सीमाएं हैं। पंचम गणतंत्र के संविधान की धारा 22 में यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री के कार्यों पर मंत्रियों के प्रति हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी। इस व्यवस्था द्वारा कुछ हद तक प्रधानमंत्री की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन यह प्रतिबंध उसके सभी कार्यों पर नहीं है। इसके अलावा प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय सभा के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है, जो उसे त्यागपत्र देने के लिए बाध्य भी कर सकती हैं। जो प्रधानमंत्री होता है वो राष्ट्रीय सभा के प्रति उत्तरदायी है, और यदि वे चाहेंगे, यदि राष्ट्रीय सभा में वो प्रस्ताव लेकर के आते हैं तो उसको त्यागपत्र भी देने के लिए बाध्य कर सकते हैं राष्ट्रीय सभा के लोग। बहुदलीय व्यवस्था के कारण राष्ट्रीय सभा और मंत्रिमंडल के सदस्यों पर प्रधानमंत्री को प्रभाव जमाए रखना कठिन है। बहुदलीय व्यवस्था का मतलब है बहुत सारे दलों की जो मिली जुली सरकार बनती है, इस वजह से राष्ट्रीय सभा और मंत्रिमंडल के सदस्यों पर प्रधानमंत्री को अपना इन्फ्लुएंस जमाए रखना बड़ा कठिन पड़ता है। और नए संविधान में प्रधानमंत्री की शक्तियों पर सबसे बड़ी सीमा राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि, राष्ट्रपति की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि राष्ट्रपति तो उसको चुनता है, राष्ट्रपति ही तो प्रधानमंत्री को चुनता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ बहुत बढ़ी हुई हैं, तो इस वजह से प्रधानमंत्री की स्थिति कुछ कमज़ोर दिखाई पड़ती है फ्रांस में। ये सेम ही चीज़ वहाँ पर इंग्लिश में है, आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ कि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, 50 मिनट से ज़्यादा की। चौथे गणतंत्र में क्या होता है? चौथे गणतंत्र में राष्ट्रपति के सभी कार्यों पर प्रधानमंत्री का हस्ताक्षर आवश्यक होता था। चौथे गणतंत्र में ये बात थी। चौथा जो गणतंत्र था 1946 का, उसमें यह था कि राष्ट्रपति के सभी कार्य पर प्रधानमंत्री का हस्ताक्षर आवश्यक था। लेकिन अब वह अनेक कार्य प्रधानमंत्री के थे, लेकिन अब राष्ट्रपति क्या करता है? अब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श के बिना ही अनेक कार्य कर सकता है, और उस प्रधानमंत्री की नियुक्ति में उसकी निर्णायक भूमिका है। इन द फोर्थ रिपब्लिक, ये इंग्लिश में है, सेम चीज़ पढ़ लीजिएगा, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात कर लेते हैं। फ्रांस में प्रथम बार गणतंत्र की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द फर्स्ट रिपब्लिक एस्टेब्लिश्ड इन फ्रांस? तो फ्रांस में सबसे पहला गणतंत्र, तो पंचम गणतंत्र 1958 में हुआ था। पहला गणतंत्र की फर्स्ट गणतंत्र की स्थापना हुई थी 1793 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंचम गणतंत्र का संविधान कब परिवर्तित हुआ, यानी कब एग्जिस्टेंस में आया, कब लागू हुआ पंचम गणतंत्र का संविधान? तो हम सब जानते हैं पंचम गणतंत्र का संविधान 1958 में परिवर्तित हुआ। ठीक है, यानी आप ये भी कह सकते हैं फ्रांस का जो वर्तमान संविधान है उसकी रचना 1958 में हुई। इसे जनरल डी गॉल के नेतृत्व और उसके निर्देशन में, जनरल डी गॉल के निर्देशन में निर्मित किया गया। मैं बहुत जल्दी इसलिए बढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। इसे चतुर्थ गणतंत्र के जो चौथा गणतंत्र था 1946 का, उसके स्थान पर लागू किया गया था पाँचवें गणतंत्र को। इस संविधान ने देश को स्थायित्व प्रदान किया और फ्रांस तेजी से शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरने लगा। सेम चीज़ यहाँ पर इंग्लिश में लिखी हुई है, पॉज करके जरूर देख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, फ्रांस के संविधान की दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर हमने 3 विशेषताओं का उल्लेख किया है। फ्रांस के वर्तमान संविधान कितना 1958 में हुई, और चतुर्थ गणतंत्र के जो चौथा गणतंत्र था 1946 का, उसके स्थान पर इस पाँचवें गणतंत्र को लागू किया गया। अब इसकी जो विशेषताएं क्या क्या हैं? फ्रांस का संविधान लिखित संविधान है। फ्रांस के पंचम गणतंत्र का संविधान एक कठोर संविधान है। इसमें संशोधन की जो प्रक्रिया वो बहुत जटिल है। मैंने देखा था कि 3/5 सदस्यों का अनुमोदन आवश्यक होता है यदि किसी भी संविधान में संशोधन करना है। और भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति फ्रांस भी एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये 3 विशेषताएं हैं। भारत जैसे भारत लोकतंत्र डेमोक्रेटिक कंट्री है, ऐसे ही फ्रांस भी डेमोक्रेटिक कंट्री है। फ्रांस का जो संविधान है एक कठोर संविधान है, और उसमें संशोधन की प्रक्रिया भी काफ़ी जटिल है। ठीक है, और फ्रांस का संविधान लिखित संविधान है। 3 विशेषताएं, 2 पूछ रखी हैं वहाँ पर, तो 2 पूछी 2 ही लिखनी है। यहाँ पर हमने 3 विशेषताएं बता दी हैं। फटाफट करना पड़ रहा है, पोज करके देख लीजिएगा, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। चौथा क्वेश्चन है, वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? या क्वेश्चन आपसे इन अलग अलग फॉर्म में पूछा सकता है। पोज करके क्वेश्चन देख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। देखिए, फ्रांस में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष रीति से होता है, डायरेक्टली होता है, यानी डायरेक्टली इलेक्टेड होता है सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के द्वारा। ठीक है, जो अडल्ट जो यानी 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं लोग वो वोट डालते हैं। फ्रांस का कानून ये कहता है कि अगर किसी नेता को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना है तो सबसे पहले उस उम्मीदवार को देश के 500 मेयर से हस्ताक्षर करवाने होंगे। भाई चुनाव लड़ना है तो 500 मेयर, अपने देश के ही 500 मेयर से हस्ताक्षर करवाने पड़ेंगे कि हाँ भाई इन्हें जो है चुनाव लड़ना है। 500 मेयर के हस्ताक्षर करवाने पड़ेंगे। फिर उन हस्ताक्षर को सुप्रीम कोर्ट उन्हें प्रमाणित करता है, और प्रमाणित करने के बाद वो अपनी मंजूरी देता है। फिर पूरा चुनाव जो होता है वो 2 चरणों में होता है। पहले इस बार के बता चुका हूँ आपको इस बारे में। पहले चरण में वोटिंग परसेंट सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। यदि पहले चरण के चुनाव में किसी उम्मीदवार को 50% वोट मिल गए तो वही जीत गया, और लेकिन 50% वोट यदि किसी को भी नहीं मिले तो फिर दूसरे चरण में चुनाव होता है, और दूसरे चरण में सर्वाधिक वोट जिसको मिलते हैं वो जीता हुआ घोषित कर दिया जाता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए फ्रांस में मतदाता बैलेट पेपर से वोट डालते हैं। ठीक है, और उनकी गिनती हाथों से होती है। इंग्लिश वाली चीज़ है, पोज करके पढ़ लीजिएगा, सेम चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई है। फ्रांस के राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने के लिए योग्यताओं का उल्लेख कीजिए, या फ्रांस के राष्ट्रपति पद हेतु क्या क्या अनिवार्य योग्यताएं हैं। ठीक, और पोज करके क्वेश्चन पढ़िएगा, आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आंसर देखते हैं इसका। चतुर्थ गणतंत्र के संविधान में राष्ट्रपति पद की योग्यताओं के संबंध में संविधान की धारा 44 में केवल एक बात कही गई थी कि राष्ट्रपति पद के लिए कोई ऐसा व्यक्ति उम्मीदवार नहीं हो सकता जो फ्रांस के किसी भूतपूर्व राजवंश का वंशज हो।
जो फ्रांस में पहले राजवंश राज करते थे उनका वंशज हो तो वो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं हो सकता। ऐसा क्यों किया गया था? ऐसा इसलिए किया गया था, ऐसा ना हो कि गणतंत्र के, अभी तो हमने गणतंत्र लाए हैं, अभी तो रिपब्लिक लाए हैं, लोगों का तंत्र लाए हैं, कहीं ऐसा ना हो गणतंत्र के स्थान पर फिर से राजतंत्र की स्थापना हो जाए, फिर से राजा वाला सिस्टम स्थापित हो जाए। इसके अलावा फ्रांस का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं हो सकता था। इसके अलावा फ्रांस का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हो सकता था, बस शर्त ये थी कि वो किसी राजवंश का वंशज ना हो, जो पहले राजवंश जिन्होंने राज किया है उनका वंशज ना हो। अब चतुर्थ गणतंत्र में राष्ट्रपति का पद निर्बल होने के कारण सामान्यतः प्रभावशाली और महत्वाकांक्षी जो राजनीतिक थे इस पद के प्रति आकर्षित नहीं होते थे, और यह पद मध्यम वर्ग के राजनीतिकों का ही स्थान था। एक्चुअली क्या थी, उस समय इस राष्ट्रपति पद के पास बहुत ज़्यादा पावर नहीं थी, और जब इस पद में बहुत ज़्यादा पावर नहीं थी, निर्बल था, तो लोग बहुत ज़्यादा इसके प्रति आकर्षित नहीं होते थे राष्ट्रपति पद के लिए। उस समय इसके पास बहुत ज़्यादा पावर नहीं थी। लेकिन फिर आया नया संविधान, पंचम गणतंत्र। तो पंचम गणतंत्र का जब संविधान आया तो राष्ट्रपति पद के लिए किसी भी योग्यता का फिर उल्लेख नहीं किया गया, कि अब फिर पंचम गणतंत्र में ये नियम रखा गया कि कोई भी योग्यता जरूरी नहीं है, फ्रांस का कोई भी मतदाता राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। फिर ये नियम आ गया पांचवें गणतंत्र में। अब इस विषय में उल्लेखनीय है कि फ्रांस में आप जानते हैं कि 18 वर्ष की जो व्यक्ति आयु प्राप्त कर लेता है उसको वयस्क माना जाता है, और वो मत भी डाल सकता है, वोट भी डाल सकता है, यानी कहने का मतलब वो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हो सकता है। अब यह सैद्धांतिक स्थिति है, ये तो बात रही नियम की, लेकिन जहाँ तक प्रैक्टिकली यदि बात की जाए तो नियम हो गया कि भाई यहाँ पर ये नियम हो गया कि फ्रांस का कोई भी मतदाता राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हो सकता है। ये तो हो गया क्या, एक नियम, ये तो सैद्धांतिक रूप में हो गया। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, जैसे हम कहेंगे भारत में भी है कि भारत में यदि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है, ठीक, और तो यदि कोई भी भारत का नागरिक है, मतदाता है, तो वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। लेकिन वास्तव में क्या एक आम आदमी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? नहीं हो सकता ना। तो सेम चीज़ वही है कि एक बात होती है सैद्धांतिक रूप से एक नियम होता है, और एक बात क्या होती है, एक बात होती है प्रैक्टिकली। आखिर प्रैक्टिकली क्या चीज़ होती है? तो यहाँ तक प्रैक्टिकल संबंध है, व्यवहार का संबंध है। अत्यंत प्रभावशाली और राजनीतिक लोग ही इस पद पर निर्वाचित होने की आशा रख सकते हैं। ठीक, थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि समय बड़ा कम है और ऑलरेडी वीडियो 1 घंटे की होने वाली है। सेम चीज़ यहाँ पर इंग्लिश में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेम चीज़ जो मैंने भी इंग्लिश में यहाँ पर हिंदी में, वो सेम चीज़ यहाँ इंग्लिश में है। आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, उसी का बचा हुआ पार्ट है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्रांस के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है? देखिए इस बात को समझिए। चतुर्थ गणतंत्र के संविधान के आधार पर 7 वर्ष का कार्यकाल था। ठीक है, अब भारत और अमेरिका के संविधान के समान फ्रांस में उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था नहीं की गई है। तो यहाँ पर क्योंकि वहाँ पर उपराष्ट्रपति नहीं है, तो इसलिए यदि राष्ट्रपति जब पद से हटता है तो 30 दिन के अंदर ही वहाँ पर चुनाव करवाना पड़ता है। हमारे यहाँ क्या है, यदि राष्ट्रपति पद से हट जाता है तो उपराष्ट्रपति उसको उसकी जगह कार्यवाहक के रूप में कार्य कर लेता है। लेकिन क्योंकि वहाँ पर उपराष्ट्रपति होता ही नहीं है फ्रांस में, तो वहाँ पर राष्ट्रपति को चुनाव जल्द से जल्द कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। 1958 के पंचम गणतंत्र के संविधान के अनुसार फिर 1958 का संविधान आया नया, तो उसमें भी राष्ट्रपति का कार्यकाल 7 साल ही था। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि चतुर्थ गणतंत्र के आधार पर एक व्यक्ति केवल 2 ही बार राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो सकता था। ठीक है, केवल, और उसे माफ़ कीजिए 7 वर्ष का था और उसे केवल 1 ही बार निर्वाचित किया जा सकता था इस चतुर्थ गणतंत्र के संविधान के समय। लेकिन अब क्या हो गया, 1958 के पंचम गणतंत्र के संविधान के अनुसार फ्रांस के राष्ट्रपति का कार्यकाल 7 वर्ष था, और उसके पुनर्निर्वाचन पर, यानी यदि वो फिर से राष्ट्रपति बनना चाहे तो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, वो कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। अब पंचम गणतंत्र में ये नया नियम आ गया। लेकिन वर्ष 2000 में जनमत संग्रह हुआ और 2002 से फ्रांस के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है। 2002 में जब चुनाव हुए उसके बाद से 5 साल फ्रांस के राष्ट्रपति का कार्यकाल है। तो यहाँ पर शॉर्ट में करके यदि मैं आपको बताऊँ तो कुल मिलाकर के बात यह है, चतुर्थ गणतंत्र जब था तो फ्रांस के राष्ट्रपति का कार्यकाल 7 साल होता था और वो केवल 1 ही बार राष्ट्रपति बन सकता था। क्योंकि वहाँ पर उपराष्ट्रपति नहीं होता है, इसलिए 30 दिन के अंदर अंदर आपको चुनाव करवाना पड़ता है नए राष्ट्रपति का। ठीक है, उपराष्ट्रपति होता तो वो कुछ समय तक उसके कार्यवाहक के रूप में कार्य कर सकता है, जैसे भारत में कर लेता है। ठीक है, 1958 में पंचम गणतंत्र में एक बात आई, कार्यकाल तो 7 साल ही रहा, लेकिन कि वो फिर से राष्ट्रपति बन सकता है इसका कोई नियम नहीं रहा, और वो कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है कोई भी व्यक्ति। लेकिन वर्ष 2000 में फिर जनमत संग्रह हुआ, रेफरेंडम हुआ। ठीक है, और रेफरेंडम में कार्यकाल को 7 साल से घटा करके 5 साल कर दिया गया। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आई होगी। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, वो ये हैं, ब्रिटिश संविधान के मंत्रिमंडल के संगठन और शक्तियों का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन। अमेरिका के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया और उसकी भूमिका का वर्णन कीजिए, और स्विट्जरलैंड की संघीय सभा के संगठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। इन क्वेश्चन को भी कर लेना। यदि टाइम मिला तो एक वीडियो आपको और मिल जाएगी, यदि टाइम रहा, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगता है पूरा का पूरा कंटेंट बनाने में, और यदि टाइम नहीं हो पाया क्योंकि कल तो शायद एग्ज़ाम है तो वीडियो मुश्किल आ पाएगी। तो अभी 50-50 की सिचुएशन है। इन क्वेश्चन को भी जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। थोड़ी वीडियो बहुत जल्दी में बनी है, बट प्लीज़ थोड़ा सा इसको मैनेज कीजिए।